भाग देते होंगे तो अल्फा आएगा 0.02। अब सर अल्फा दिया है, सी दिया है, पीएच निकालना है। सुनिएगा क्या लगाओगे? वो के वाला फार्मूला कैसे लगा दोगे जब दिया ही नहीं है कुछ? तो सीधा फंडा है एच आयन बराबर सी अल्फा। अरे बोलो मेरे भाई, एच आयन बराबर सी अल्फा। दोनों आइटम आदमी तुम्हारे पास है तो सी है 10 की पावर -2 और अल्फा है 2 इंटू 10 की पावर -2। तो यहां से आया 2 इंटू 10 की पावर -4। क्या इतनी बात आपकी समझ में आती है सर? पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच आयन। सवाल सरल है, ज्यादा नहीं है कठिन। पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ एच आयन, उठा धरो इसके अंदर, माइनस लॉग ऑफ 2 इंटू 10 की पावर -4। क्या लिखोगे? ये होगा माइनस लॉग 2, बाहर ले लिया, और ये आएगा -4 जो बाहर आके बन जाएगा +4। तो log 2 की वैल्यू है 0.30 और ये है 4, माइनस में है, आंसर आएगा 3.70 अप्रोक्सीमेट। जी सर, पीएच बराबर 3.70। मैडम गौरव से पूछ लीजिए पहुंच गया है वो? हाँ, पीएच बराबर 3.7। तो आराम से कर लोगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अगला है ना, कैलकुलेशन कर लोगे। अब इसमें हम तुमको गणित नहीं पढ़ा पाएंगे। कैलकुलेट, सवाल में आप जहां फंसेंगे वो मैंने पहले ही लिखा दिया है। आयोनाइजेशन कांस्टेंट अगर दिया है तो आपको याद रखना है कि एसिड का दिया है, बेस का दिया है, आयन का दिया है। एसिड और बेस का दिया है तो के बी दिया हुआ है। अगर आयन का दिया हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट दिया हुआ है। आपको के इंटू के बी बराबर 10 की पावर -14 से निकालना पड़ेगा। चलिए सर, कैलकुलेट पीएच ऑफ 10 की पावर -3 MnAOH -3 NH4OH, NaOH नहीं है, वीक एसिड, वीक बेस लेना है। While ionization constant for NH4 plus ion is 10 की पावर -9, जबकि आयोनाइजेशन कांस्टेंट NH4 प्लस का 10 की पावर -9 दिया हुआ। अब सुनो, एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना। अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है और किसका दिया है? आयन का, तो हमको क्या लगाना है? के, देख लो, ज्यादा दिमाग ना चलाना, बस हो जाएगा काम। के इंटू के बी बराबर 10 की पावर -14। अब तुम ये बताओ, तुम्हारे पास जो आदमी है वो कौन है? एसिड है कि बेस है? बेस है ना? अरे बोलो भैया, कौन है? बेस है। तो मैं तुम्हें कॉन्जुगेट नहीं बताऊंगा, जो समझदार है वो समझ गए होंगे कौन के की जगह रखना है। आप किसको छोड़ दो? के बी छोड़ दो। ये वैल्यू कहां रखो? के की जगह। तो लिखोगे 10 की पावर -9 इंटू के बी बराबर 10 की पावर -14। तो के बी बराबर कितना आएगा? 10 की पावर -5। अब इसको यूज करेंगे। बोलो भैया, अगर क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। आंसर है सर, पीएच पूछा गया है, आंसर है नहीं मेरे पास इसमें। आंसर इसमें है नहीं गुरु। चलो तुम सॉल्व करो, निकाल लेंगे, अभी क्या दिक्कत है। के भी 10 की पावर -5 आ गया है। फॉर्मूला लगाइए, बताइए पीएच क्या होगा? बेस है, पीएच बराबर, बेस वाले केस में 14 का चक्कर होता है। अरे बोलो यार, 14 माइनस क्या लिखते थे? जैसे एसिड में लिखते हैं वैसे ही बेस में, यानी पी के बी माइनस लॉग ऑफ सी। बोलो सर, अब पी के बी को आप क्या लिखते हैं?
माइनस लॉग ऑफ के बी। ये कैलकुलेशन के लिए आसान करना है, माइनस लॉग ऑफ सी। सर 14 माइनस, यहां आते हैं माइनस लॉग के बी की जगह लिखेंगे 10 की पावर -5 माइनस लॉग ऑफ सी की जगह पर आप, अच्छा 1/2 भी है यहां पे ना, हाँ 1/2 भी है भैया, लगा कुछ कम है, माइनस लॉग ऑफ सी की जगह लिखेंगे 10 की पावर -3। तो यहां से आया 3 बाहर और यहां से आया 5 बाहर। बोलो भैया, मैंने यहां पे क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया तो माइनस दोनों में रहेगा, तो यहां से आएगा +5 और यहां से आएगा +3 यानी 8, 8/2 यानी 4, 10 आ रहा है, आंसर आएगा 10। तुम्हारा साले 4 क्यों आ रहा है, मतलब इतना बताने के बाद भी तुम वही काम कर रहे हो। तो इस साल करोगे ना माइनस, क्यों कर दोगे वहां पे पेपर में, देखे रहे ना, अप्रैल में नहीं कर पाए तो फिर जनवरी में करना पड़ेगा। तो ये तुम्हें समझना है और क्लियर कट है, मतलब मैं तुम्हें डायरेक्ट उन सवालों में ले जा रहा हूं जहां पर आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। क्या ध्यान रखना है सर, पहली चीज सब कुछ नॉर्मेलिटी में रखना है, तो वो कंसंट्रेशन वाला फंडा दिमाग से हटा दो। दूसरी बात सर, अगर आयन के लिए किसी मॉलिक्यूल के लिए दिया है, एसिड और बेस के लिए दिया है, तो मतलब के भी दिया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आयन के लिए दिया है तो मतलब हमको बेस के लिए निकालना पड़ेगा, बेस का मतलब के भी निकालना पड़ेगा, तो जो दिया है वो के है, बस वैल्यू रख के निकाल लो। ठीक है भाई, हटाएं। अगला सवाल, अगला सवाल 6.2 ग्राम H2CO3, 6.2 ग्राम H2CO3 are present in 2 liter solution, are present in 2 liter solution, then find pH of solution, then find pH of solution K बराबर 10 की पावर -4। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्या ऐसे टिक मारा करो, क्या दिया है एसिड, क्या उसके लिए पीएचडी निकालना है, एसिड का आयनाइजेशन के लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है, यानी कि कोई चेंज करने की जरूरत वहां नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। पीएच की वैल्यू निकालनी है सर आपको, फॉर्मूला आपको पता है, हम दूसरे तरीके से अब निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालने जा रहे हैं, हमारा मन है, बदल रहे हैं उससे ऊब गए, हमारा मन है, हम कह रहे हैं यार देखो HIN बराबर √K × C भी तो होता है, तो हम यहां गुणा भाग कर लें, कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। तो pH बराबर माइनस लॉग ऑफ HIN होता है, वैल्यू का लॉग निकालना आसान है हमारे लिए। अब क्या K की वैल्यू तुमको पता है, कंसंट्रेशन तुमको निकालना है, निकालो, बताओ कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, वही सवाल है। पहली चीज आपको जो दिया हुआ है, क्या आप इसकी मोलैरिटी निकालेंगे सर, तो जरा बताइएगा H2CO3 की मोलैरिटी कैपिटल M क्या होगा, मोल 6.2 डिवाइडेड बाय 62, 62 आ रहा होगा मेरे हिसाब से, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो आ गए मोल, वॉल्यूम इन लीटर, तो क्या यहां से मोलैरिटी जो आई है वो आई है 1/20। बोलो यार, अच्छा उठा के सीधे रख देंगे कि नॉर्मेलिटी लेंगे, कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी, दिया किसी में भी हो, तो सर
हमें निकालना है कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के टर्म में अगर रखना है तो नॉर्मेलिटी अभी लिखवाया है मोलरिटी इनटू क्या होती है, वैलेंसी फैक्टर। तो मोलरिटी है 1/20, वैलेंसी फैक्टर कितना है 2। मेरे हिसाब से समझदार हो, 10 का दम में एक एक एसिड के लिए लिखवाया था सर। H2CO3 ऑर्गेनिक एसिड्स में लिखवाया था, जितने H+ देता है या जितने OH ग्रुप होते हैं उतना वैलेंसी फैक्टर होता है। तो ये 2 हुआ, तो यहां से आया 1/10, ये आया C। इसको उठा के यूज करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। 2.5 एग्जैक्ट आंसर है, 2.5 2.5। आप उठा के यहां पे रखेंगे तो अंडर रूट के की जगह आपने रखा 10⁻⁻4 इंटू सी की जगह आपने रखा 1/10। बोलो ना यार। तो यहां से आया अंडर रूट 10⁻⁻5 आया है। आने तो क्या दिक्कत है, अंडर रूट 10⁻⁻5 उठा के पीएच बराबर खेल लो। पीएच बराबर यही ना निकालने लग जाना इसको, पीएच बराबर -log(h) आयन। तुम्हारा लॉग तो पावर को बाहर फेंक ही देगा ना। तो अब अगर हम बात करेंगे तो क्या इसी को अंडर रूट 10⁻⁻5 को 10⁻⁻5/2 लिखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है यहां से जो बाहर आएगा तो कितना आएगा 5/2। तो पीएच कितना आया 2.5। मतलब हमने तुमको सिर्फ करके दिखाने का प्रयास ये किया कि ये फॉर्मूला भी याद रहे को थोड़ी देर तक। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं, इसके लिए इस तरीके से किया, बाकी आप उसी तरीके से कर लो, कोई समस्या नहीं, तरीका तो वही है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है सर, कंसंट्रेशन मतलब नॉर्मेलिटी। क्लियर है बात। वैलेंसी फैक्टर जब तक 1 है, नॉर्मेलिटी ही मोलरिटी है, मोलरिटी ही नॉर्मेलिटी है। वैलेंसी फैक्टर बदला, हमको मल्टीप्लाई करके चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एसिड बेस की कहानी है, ग्राम इक्विवेलेंट के टर्म में लिया जाता है। अगला है सर, लिखिएगा कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बढ़िया सवाल है, जरा इसको अच्छे से लिखना। कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये थ्योरी भी है सवाल भी है, दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। MOH का होल थ्राइस इज 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर if its first ionization is 100% and second ionization is 50% and third ionization is 20%। क्या चबाई ले रहे हो, पूरा कर रही हो, 20%। then find out pH of resulting solution। इस तरीके के सवाल भी वो फंसाता है सर, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा, अभी उसने क्या मान के चला होगा, जो डाई बेसिक एसिड भी रहा है उसमें वो अल्फा सेम मान के चल रहा था, असलियत में ऐसा होता नहीं है। तो पहले सवाल प्रॉपर लिख लो। MOH का होल थ्राइस है, इनिशियल कंसंट्रेशन मान के करो। कंसेप्ट है सर टोटल
OH माइनस, अच्छा OH माइनस कंसंट्रेशन से माइनस लॉग OH आयन करके POH आ जाएगा, 14 से घटा देंगे तो pH आ जाएगा। यही मामला है सर। इनिशियल कंसंट्रेशन C दिया है, हम इसको क्या मान के चलेंगे? ये क्या हमको दिया हुआ है? इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ C दिया हुआ है। अच्छा यहां अल्फा अलग अलग है तो हम ज्यादा दिमाग इसमें लगाने वाले नहीं है। अब हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, ये थ्योरी है। C अल्फा 1 होता है, C अल्फा 1 अल्फा 2, C अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 लिख लीजिए। और इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, यानी ये पहला आयनाइजेशन से इतना आया, दूसरे से इतना आया और तीसरे से इतना आया। अगर कल को चौथा करता तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 वो लेते, टोटल OH आयन निकालना है। आंसर बताओ। डायरेक्ट कंसेप्ट है, आंसर बताओ। अगर इस तरीके से डिफरेंट आयनाइजेशन दिया हो तो आप क्या करेंगे? सीधे फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? C अल्फा 1 होगा, पहले से OH आयन आएगा, दोबारा जब करेगा तो C अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा, तीसरा C अल्फा 1 अल्फा 3 आएगा। अच्छा इसे सुनो, इधर देखो, 100% टूटेगा। क्या लिखा है? अल्फा। फर्स्ट आयनाइजेशन इज 100%, बात समझना। तो C से माइनस C अल्फा करते थे हम लोग, बात समझना। तो ये C अल्फा 1 आ जाएगा, 100 लिखोगे 1 तो C आ जाएगा ना, पूरा आ गया। अब इस C का, यानी इसी C अल्फा 1 का कितने % टूटेगा? 50। तो C अल्फा 1 लेके अल्फा 2 से गुणाई तो करोगे। इसके बाद इसका कितना? 20%। तो वही चीज बार बार ली जा रही। यहां पर C बराबर आपको कितना दिया है? 4 × 10⁻³ अल्फा 1 आपको कितना दिया है? इधर देखो 1, 100% है मतलब 1। अबे 100% थोड़ी लिख दोगे। अल्फा 2 50% है मतलब 0.5, अल्फा 3 20% है 0.2। निकालो OH आयन, निकालो pH। अच्छा मैथ में फंस गए हो क्या? है कॉमन नहीं ले पा रहे होगे, अब आएगा मजा। वेरी गुड, शाबाश। सारी वैल्यूज रखिए, हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ। गणित है, केमिस्ट्री नहीं है। क्या लिखा जाएगा यहां पर? 4 इंटू, ओए इधर देखो, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक ना बताओ हमको। 4 × 10⁻³ लो, तुम्हारे हिसाब से बात कर ले। अपने पास तो यही 3 आइटम है, बोलो इन तीनों से क्या चीज है जो कॉमन हो जाएगी? C अल्फा 1 सबसे कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 + अल्फा 2 + अल्फा 2 अल्फा 3। अरे बोलो भैया, यही तो बचेगा। थोड़ा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। C अल्फा 1, C है 4 × 10⁻³ और अल्फा 1 है 1, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। यहां से आया 1 + अल्फा 2 दिया है 0.5 और अल्फा 2 × अल्फा 3 0.5 × 0.2। अब तो कर लो प्रभु, वो पावर में बताना है। आ रहा है मेरे पास 10⁻⁻4 में बताना है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन आते हैं आजकल तो। 10⁻⁻4 यहां क्या लिखा जाएगा? बहुत ही शर्म की बात है कि आप जोड़ नहीं पा रहे हैं। 64 आएगा और उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है, डर रहे हैं। इसमें क्या गलत हो जाएगा? गलत तो यहां होता, इसमें क्या गलत हो जाएगा? आंसर आएगा 64 × 10⁻⁻4। क्लियर है मामला? ये क्या आया आपका? OH आयन कंसंट्रेशन। तो भैया POH क्या होता है?
माइनस लॉग ऑफ OH आयन। होता है या नहीं होता है? उठा के वैल्यू रख दीजिए। OH आयन में रखेंगे 64 इंटू 10 की पावर -4। इसको सॉल्व करिए, माइनस को अभी बाहर ही रखिए। लॉग 64 का मतलब है कितना? 2 की पावर 6 आ रहा है, तो 2 की पावर 6 ले लो और यहां से आएगा -4। अरे बोलो ना यार, लॉग 10 की पावर -4 होगा तो वो -4 हो जाएगा ना। और ये आएगा 6 इंटू 0.3 -4, बाहर माइनस है, ये 18 2.2 2.2। लेकिन ये आया क्या है? POH। तो भाई pH बराबर 14 माइनस POH, 14 माइनस 2.2 11.8। यही आ रहा होगा, 11.8 आ रहा होगा। नहीं आ रहा है क्या 11.8? ध्यान रखना है आपको। सवाल समझ में आया आपको? किसको? बेटा इसमें नॉर्मलिटी में इसलिए नहीं कन्वर्ट करेंगे क्योंकि तुम हर बार अलग अलग निकाल रही हो ना, तो इसमें क्यों करोगे कन्वर्ट? और दूसरी बात सुन लो, नॉर्मलिटी में इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हर बार एक OH माइनस निकाल रही हो। ये कब निकाला? जब एक OH माइनस दिया। तो वैलेंसी फैक्टर क्या मानोगी, 1 या 3? इधर देखो, जैसे बिटिया पूछ रही है कि सर आप यहाँ पे नॉर्मलिटी नॉर्मलिटी बड़ा चिल्ला रहे थे, यहां नॉर्मलिटी में क्यों नहीं कन्वर्ट किया? ये तुमने उतार लिया है पूरा खेल तमाशा। अरे बोलो ना यार, हटाएं इसको। देखो इनकी बात सुन लो, ठीक सवाल पूछा उसने, हमें लगा तुम इतने समझदार हो, लेकिन अभी हमें बताना ही था क्योंकि हमको इसको प्रूफ भी तो बताना है ना कैसे हुआ। अब आपके पास असलियत में ये कहानी ये बता रही है कि आपने लिया MOH का होल थ्राइस, देखना बेटा, और इसने बनाया MOH का होल ट्वाइस, और यहां बना OH माइनस कंसंट्रेशन। उसके बाद MOH के होल ट्वाइस से बनेगा अच्छा यहां -1 आ जाएगा, MOH -2 प्लस OH माइनस, देखो निकल गया एक और M। यहां पर अगर बात करेंगे तो अच्छा सॉरी, एक एक करके OH माइनस जा रहा है तो प्लस आ रहा होगा, है ना। यहां से आएगा M+3 और प्लस OH माइनस। सर हर स्टेप में आपने कितने कितने OH माइनस निकाले? एक एक, यानी हर स्टेप का वैलेंसी फैक्टर क्या है? 1। तो यहां पर हर स्टेप के लिए जो कंसंट्रेशन है वही मोलरिटी है, वही नॉर्मलिटी है, तो यहां बदलने की कोई जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहां इधर देखो, अगर मैंने इसका कंसंट्रेशन लिया C, क्या लिया? C, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है α1, क्या है? α1। बहुत सोच समझ के बात करना, क्या C है और ये α1 है, तो ये कितना बनेगा? क्या हम लोग लिखते थे C माइनस Cα1? याद आया? तो अगर ये Cα1 टूटा तो पहली बार में जो OH बना वो कितना बना? Cα1। क्लियर है मामला? ये पहली बार वाला OH लिखा गया। दोबारा, तो सर ये भी कितना बने होंगे? ये भी कितना बने होंगे? तो अब हम इनका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान के चलेंगे, C या Cα1? Cα1। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिया गया इस स्टेप के लिए? α2। तो यहां जब हम घटाएंगे तो क्या लिखेंगे जरा देखना, C माइनस, सर C से अल्फा गया, अगर 1 से अल्फा जाता है तो C से C अल्फा जाता है, 1 से अल्फा 1 जाता है तो C से C अल्फा 1 जाता है। मुझे ज्यादा नहीं पता, मैं कहूंगा α2 का मतलब 1 से α2, तो C α1 से C α1 α2 निकाल दो, C α1 α2 निकालना पड़ेगा। तो अगर आपने ये पोर्शन तोड़ा तो यही तो बनता है यहां पर C α1 α2। देखो OH आयन का दूसरा कंसंट्रेशन
सी अल्फा 1 अल्फा 2 आ गया या नहीं आ गया यहां से? अब सर तीसरे में डिसोसिएशन क्या है? अल्फा 3। अब क्या लिखोगे? एक से अल्फा 3 जाता है तो इतने से इतना गुणे अल्फा 3 जाएगा, यानी यहां लिखेंगे 1 माइनस सी अल्फा 1, सॉरी 1 क्यों लिखेंगे? जो इनिशियल थे वही लिखेंगे ना। यहां लिखेंगे सी अल्फा 1 अल्फा 2 माइनस सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, यही तो होगा। ये पार्ट अब घट रहा है यहां पे, तो ये अगर घट रहा है तो यही बन रहा होगा ना, सी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, ये इसका कंसंट्रेशन। और देखिए OH आयन का कंसंट्रेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अब हमें जब OH आयन कंसंट्रेशन लिखना पड़ेगा तो क्या हम हर बार इन्हीं कंसंट्रेशंस को लेंगे जोड़ने के लिए? यही टोटल OH माइनस होगा हमारा। अब क्योंकि हमने हर स्टेप में एक OH माइनस निकाला है, ये क्यों? क्योंकि ये मजबूरी है सवाल की। उसने कहा कि सबका, अच्छा ये बोल देता, इधर देखो सेम क्वेश्चन होता और वो बोलता डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है वो 50% है, तो क्या हम अलग अलग मानते? नहीं। अब 50% है तो अल्फा बराबर 0.5 हो गया। अब हम यहां लिखते एक ही बार में तीनों गए, तो एक बार में तीनों गए तो जो मोलरिटी है हम कन्वर्ट करते नॉर्मेलिटी में, लेकिन यहां कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्लियर है मामला? समझ में आया कैसे लिया है, ये फार्मूला कैसे बनाया है? बना लो एक बार, तुम्हें ध्यान रहेगा। नहीं समझे? इससे ये बना है, यहां है बेटा, अगर अल्फा 2 है, हाँ ये सी अल्फा 1 होगा, ये इनिशियल लेना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये तो इनिशियल वैल्यू ही लोगे ना। तो ये है सी अल्फा 1, गलती से लिख गया है, ये है बेटा कितना? सी अल्फा 1, और उससे आपने काटा है सी अल्फा 1 अल्फा 2, जो लिए हो उसी में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये ध्यान रखना है। और ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ऐसे समझो अल्फा 2 का मतलब एक से अल्फा 2 जाएगा। तुम्हारे पास मामला कितना है? सी है कि सी अल्फा 1 है? सी अल्फा 1, तो एक से अल्फा 2 जाएगा तो सी अल्फा 1 से कितना जाएगा? सी अल्फा 1 अल्फा 2। कल को कोई पूछे PQ से कितना जाएगा, तो एक से अल्फा 2 जाता है तो PQ से जाएगा PQ अल्फा 2। तो जब वो ऑड नहीं है तो ये भी ऑड नहीं होना चाहिए। तो आराम से आप एसिड बेस का मामला कर लेंगे, और याद रखेंगे कि आपको आयनाइजेशन समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से आपको सवाल में क्या दिया हुआ है। सवाल को जब भी, अच्छा एक बात समझो, अब तुम्हारे दिमाग में एक फंडा क्लियर हो जाना चाहिए कि सर अगर कल को एसिड का केस आएगा तो वहां पर भी कहानी सेम रहने वाली है, क्योंकि पीछे पढ़ आए हैं कि H+ का कंसंट्रेशन सी अल्फा होता है, OH माइनस भी सी अल्फा होता है। तो अगर हमें H आयन निकालना होगा तो भी हम यही काम करेंगे, वहां भी हम कंसंट्रेशन को किस में लेंगे? मोलरिटी में। नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ये पता होना चाहिए, ये नहीं याद कर लेना है। लोग याद करते यहां मोलरिटी में लेते हैं, भाई पूरी आयनिक में हर जगह नॉर्मेलिटी में लेंगे, क्योंकि एसिड बेस की बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट की बात होती है, तो कैसे ले लोगे तुम मोलरिटी में? लेकिन यहां क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि हर स्टेप का वैलेंसी फैक्टर 1 1 है। वैलेंसी फैक्टर ये नहीं कहता कितने OH माइनस है, वैलेंसी फैक्टर कहता है कि रिएक्शन में कितने OH माइनस वो दे रहा है। तो हर जगह एक एक दे रहा है, तो हर एक के लिए वैलेंसी फैक्टर भी 1 1 है। तो मोलरिटी ही नॉर्मेलिटी का काम यहां पर कर रही। अगला टर्म है सर यहां तक समझ में आना चाहिए। अब इसमें एक कहानी है, एक टर्म आएगा कॉमन आयन, इनमें भी कॉमन आयन आता है। हेडिंग डालिएगा, इन क्वेश्चन ऑफ, ऐसे ही लिखो पूरी कहानी, कॉमन आयन लिख दो, कॉमन आयन लिखो इसको, कॉमन आयन क्या होता है बताएंगे। आप पहले लिखिए, इन क्वेश्चंस ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट वी कांट यूज
एनी डायरेक्ट फॉर्मूला या डायरेक्ट एनी फॉर्मूला, वी कांट यूज डायरेक्ट एनी फॉर्मूला, एंड इन क्वेश्चन ऑफ कॉमन आयन, and in question of common ion effect, common ion will be mainly obtained by strong electrolyte. Common ion will be mainly obtained by strong electrolyte. इस लाइन को अंडरलाइन कर लो. कॉमन आयन विल बी मेनली ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्या कह रहा है सुनना, कह रहा है कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो हम कॉमन आयन का मतलब समझते हो ना. एक आदमी OH माइनस दे रहा था, सामने वाला या बोला हम भी OH माइनस दे रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, कॉमन आयन. बात समझ में आई या नहीं आई? तो अभी हम आगे कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है ये अलग कहानी है, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट के केस में हम क्या करते हैं हम उसकी बात कर रहे हैं. कॉमन आयन हम कहां से मानेंगे, वीक वाले से नहीं, स्ट्रांग वाले से, क्योंकि स्ट्रांग वाला ज्यादा दे रहा होगा. कैसे? ऐसे सवालों में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है. क्या करेंगे समझिएगा. मान लीजिए हमने एसिटिक एसिड लिया. क्या लिया सर? एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड ब्रेक होगा CH3 COO माइनस और H प्लस में. लिखिए सब लोग. वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, आराम से आयनिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है सर. जो आप करते आ रहे हैं हम उसकी बात करेंगे अभी तक. ठीक है. आप कह रहे थे सर कुछ नहीं करना है इसमें, हम लोग कर रहे थे कि इनिशियल कहानी वही रहेगी, कंसंट्रेशन C था, ये लोग 0-0 रहे होंगे, ये इक्विलिब्रियम आया होगा और इक्विलिब्रियम में C से C अल्फा ये गया होगा, ये C अल्फा बना होगा और H आयन हम लोग लिखते हैं C अल्फा. ये हम करते आ रहे थे. बात समझना. अगर ये रहता तो तुम कहते बहुत आसान था, H आयन C अल्फा के बराबर होगा, pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H आयन लगा के कर लेते. फॉर्मूला भी तुमको याद है. फॉर्मूला क्या था सर? 1/2 ब्रैकेट में P के माइनस लॉग C से काम कर रहे थे, अल्फा बराबर √K अपॉन C से काम कर रहे थे. सारे फॉर्मूले सेट थे सर. अब किसी ने किया कलाकारी और इसमें डाला HCl. क्या डाला सर? HCl. तो पहली चीज तो ये कि ये भाई साहब क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसको आगे बढ़ने के लिए अल्फा की जरूरत पड़े. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका अल्फा 1 है, जिसे अल्फा की कोई जरूरत नहीं है, यानी वो डायरेक्ट जितना है उतना टूट के खड़ा हो जाएगा सामने. तो HCl हमने अगर लिया तो एरो देखना, यहां कोई इक्विलिब्रियम नहीं है, H प्लस और Cl माइनस. मान लो मैंने कहा मैंने 0.1 मोलर लिया है. कितना लिया है? तो तुम मुझे बताओ तुम यहां क्या लिखोगे. 0.1 लिया तो ये टूट के बनाएगा, ये भी क्या 0.1 ये क्रॉस मार दे रहा है कि मतलब ये टूट चुका है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. तो अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आयनाइजेशन तो हम 100% ही मानेंगे ना. अब ये बताओ कि तुम सवाल में जब इसका K लिखोगे यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K, तो क्या लिखोगे बताओ. इसी के लिए सवाल चल रहा है सर. K बराबर अब क्या लिखा जाएगा? K बराबर आप क्या लिखते हैं जो अभी लिखते आ रहे थे, CH3 COO माइनस का कंसंट्रेशन, H आयन का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय
एसिटिक एसिड का कंसेंट्रेशन, यही तो होगा। ये कह रहा है कि जब तुम अब यहां लिखना तो Ka बराबर एसिटिक आयन, एसिटेट आयन की जगह तो लिखोगे सी अल्फा डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड के इक्विलिब्रियम पे बात हो रही है, क्या लिखोगे सी माइनस सी अल्फा। लेकिन यहां पर जब जान रहे हो कि ये वैल्यू क्या है, बहुत कम है, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि H प्लस कहां से ज्यादा आ रहा है, यहां से, तो डायरेक्ट आप यहां क्या लिखोगे 0.1। यही तो आपने लिखा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से ही, कॉमन आयन कौन है यहां पर, H आयन है या नहीं है सर। इसको बना लीजिए, पहले लिखने का तरीका देख लीजिए कैसे लिखा जाता है, और यहां नीचे लिख लीजिएगा कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट यानी H प्लस मेनली गवर्न बाय कहां से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट H प्लस mainly obtained by strong electrolyte HCl, यानी हम किसके वाला लेंगे, HCl वाला लेंगे। क्लियर है बात। अच्छा तुम उसको लेते भी तो बहुत कम है, 10 की पावर -5, ये है 0.1, तो उसके रिस्पेक्ट में लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब तुम फार्मूले जितने लगाना इसको देख समझ के लगाना। अब मुझे बताओ K बराबर क्या लिखोगे यहां से, बोलो, क्या C कॉमन हो जाएगा, बोलो बेटा, C कॉमन होगा तो C से C कैंसिल आउट होगा, यहां आएगा अल्फा इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अल्फा इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। अब K की वैल्यू दे देगा तो अल्फा निकाल लोगे, यानी कुल मिलाकर कॉमन आयन के केस में डायरेक्ट इक्वेशन लिखी जाएगी। ठीक बात है। एक छोटा सा सवाल, कॉमन आयन जब आएगा तो क्या ये H प्लस जितना पहले टूट रहा था अभी भी उतना टूटेगा, हम बताते हैं। कॉमन आयन अगर आया तो ये बताओ ये क्या है, आयनाइजेशन कांस्टेंट। आयनाइजेशन कांस्टेंट हमारा इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट है। आयनिक इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट केवल टेम्परेचर बदलने पर ही बदलेगा, ये पढ़ाया हुआ है, चाहे कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर तो आपने बदला नहीं है। तो अब ये बताइए सर कि अगर H आयन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है जैसे ही ये आएगा क्या ये एकदम से बड़ी वैल्यू लाके रख देगा, तो इसके सामने अब इसके H आयन की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। अगर डाल दिया तो ये वैल्यू अचानक से बढ़ने लगेगी या नहीं बढ़ने लगेगी, तो बैलेंस करने के लिए इसके डिसोसिएशन को ये क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि H आयन तो इसने भर दिया यहां पे लाके गुणा कर। अरे मान लो ये गुणा करके 10 आ रहा था, बात समझना, 10 में ये वैल्यू जो थी इसका कंट्रीब्यूशन था मान लो 2 का, अब यहां पे जो आया ये 5 आ गया, तो आंसर तो 10 ही आना है। तो इन लोगों को छोटा होना पड़ेगा ना, तो छोटा होने के लिए इस डिसोसिएशन को कमजोर होना पड़ेगा। रिएक्शन किधर भागेगी, बैकवर्ड, यानी आयनाइजेशन कम हो जाएगा, यानी कॉमन आयन के इफेक्ट में वीक इलेक्ट्रोलाइट और कमजोर हो जाता है। उसका एग्जांपल बताते हैं। मान लो तुम यहां बैठे हो, अब हमने क्या किया, 2-3 लड़के बुलाए जो बढ़िया पढ़ने में है और रिपीटर है, उन्होंने सब पढ़ रखा है, उनका 100% स्कोर है इस बार, कोर्स पढ़ा हुआ है, रिवीजन सब किया हुआ है, बात समझिएगा। वो यहां बैठे और हम जैसे बताएं कि देखो हम तुम्हें कॉमन आयन पढ़ाने जा रहे हैं, तो वो तुरंत उधर से बोले कि हाँ हाँ सर वो कॉमन आयन में, जैसे हमने पूछा कॉमन आयन क्या होता है, तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा जवाब देते हो।
उसने क्या कहा, हाँ सर वो कॉमन आयन वाले में स्ट्रांग वाले से ले लेंगे, फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनते ही तुम्हारी कहानी डाउन। और ऐसे करके उसने 50 बार अगर बोल दिया तो तुम जितना अभी समझ रहे हो तब भी उतना समझ रहे होते ना। ये फालतू बात है, उल्टा डिप्रेस हो जाओगे कि कहोगे लग रहा है साला हमको कुछ भी नहीं आता है क्या। और ये 4-5 लौंडे इनको ज्यादा आता है, इसका मतलब ये पहले ही आगे आगे बताए पड़े हैं। तो इसीलिए यहां होता है जो ये वही टॉपर बॉय है, ये आ गए हैं तो अब इनसे H+ लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बना लो इसको। और ये ध्यान रखना कि कोई फॉर्मूला यहां लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम तो टॉपर नहीं हो, अब तुमको मुस्कुराने की कोई जरूरत नहीं। तुमने साल भर धोखा दिया है मास्टरों को, अभी भी फर्स्ट आ रही हो तुम, अब नहीं आ रही। हाँ ठीक है। हम तो तुम्हारे स्कूल का पता लगाने जा रहे थे कि कौन सा स्कूल है जो बिना पढ़ने वालों को टॉप कराए दे रहा है। अब इसमें बच्चा ये कह देता है कि आपको नहीं पता है लेकिन हम तेज हैं, हम पढ़ते हैं। अच्छा हमको नहीं पता है तो स्कूल में भी नहीं पता है तो किसको पता है? पढ़ाई वाली चीज पढ़ाई वाले को ही मालूम होगा, सीधा सा मतलब है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके के सवालों में क्या करेंगे, सवाल दे रहे हैं तो बता पाएंगे, एप्लीकेशन कर पाएंगे। लिखिएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट, ये उतार लिए हो ना, छाप रहे थे ना साथ साथ मेरे, कि नहीं छाप पाए हो? अभी छाप लिया है, चलो सवाल लिखो तो एप्लीकेशन हो जाएगा ना इसका। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज 10 की पावर -5। NH4OH दिया है, इसके लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो अब ये इधर देखो, अब बेस दिया है तो जो लिखा है वो Kb लिखा होगा, 10 की पावर -5, ये डेटा दिया हुआ है। देन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आप पूरा लिखिएगा। देन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन of 0.1 molar NH4OH in presence of 0.1 molar barium hydroxide, in presence of 0.1 molar बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसकी प्रेजेंस में आपको इसका क्या बताना है, अल्फा। लगाओ बुद्धि, बताओ क्या करोगे। डेटा तुम्हारे सामने है, हमने यहां लिख दिया। NH4OH का आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, NH4OH का कंसंट्रेशन दे दिया। अगर इसमें इतना बेरियम हाइड्रोक्साइड और रख दिया जाए साथ में तो कॉमन आयन OH माइनस हो गया या नहीं हो गया? कॉमन आयन कौन हुआ? OH माइनस। पहला काम क्या करोगे, NH4OH की इक्वेशन लिखो। इसको देखो नहीं, घूरो मत, घूरने से नहीं होगा सवाल। NH4OH, NH4 प्लस OH माइनस, और ये जो वैल्यू दी है ये किसकी वैल्यू दी है? कंसंट्रेशन की। किसकी दी है? कंसंट्रेशन की, जो आप यहां यूज करते हैं। ये C, ये 0, ये 0, ये C माइनस C अल्फा, ये C अल्फा, ये C अल्फा, ये इनिशियल, ये इक्विलिब्रियम। बोलो प्रभु। ठीक है ना। अब सर इसके लिए Kb पता है हमको, अब उसने क्या कहा कि इसमें इसने क्या मिला दिया इसी के साथ, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना लिया है? 0.1। अब ये बताओ क्या ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सर? तो ये तो पूरा टूट जाएगा फटाक से,
और सुनो, आज एक क्लास में पढ़ाया है, एक एक बात लिखाई, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। हमने अपनी तरफ से पूरा काम किया है, आप लिखेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पढ़ा है अच्छे से। तो सर ये बनाएगा बेरियम आयन प्लस 2 टाइम्स OH माइनस। तो क्या ये बताओ, ये 0.1 अगर है तो ये पूरा बलिदान देगा, ये 0.1 बनेगा और ये 0.2 बनेगा। क्या ये बात समझ में आती है तुमको? अरे भैया, इसका 1 मोल टूटता है तो ये 2 मोल बनता है, तो ये 0.1 टूटेगा तो ये 0.2 बनेगा, सीधा सा फंडा है। अब OH माइनस यहां बन गया। अब तुम ध्यान रखना, सुन लो, इस 2 से ना गड़बड़ाना। अब तुम ये मुझे बताओ, OH आयन कंसंट्रेशन कितना है? 0.2। OH आयन कंसंट्रेशन कितना है? C अल्फा। लेंगे कहां से? यहां से। क्लियर है? तो अब जब मैं इसका KB लिखूंगा तो KB बराबर क्या लिखूंगा? NH4 प्लस का कंसंट्रेशन, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा तुम्हारे, OH आयन कंसंट्रेशन, और फिर ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये मुंह जबानी चलना चाहिए, वहां इतनी जगह थोड़ी है यार। NH4 OH, NH4 प्लस की जगह क्या लिखोगे बेटा? C अल्फा। OH माइनस मेनली गवर्न बाय यहां से, तो उठा के पूरा पूरा ले लो, 0.2 ले लिया आपने, डिवाइडेड बाय NH4 OH C माइनस C अल्फा। यही तो होगा। उठा के सबकी वैल्यू रखो, क्या ये बन गया है? अब वही KB बराबर 0.2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा हो गया है। KB का वैल्यू है 10 की पावर -5 इज इक्वल टू 0.2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। करो सॉल्व, बताओ अल्फा बराबर कितना आ रहा है? यहां भी अप्रोक्सीमेशन ले लो। अल्फा तो वीक एसिड। अच्छा एक बात और बता दी, अल्फा और कम हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, कॉमन आयन की प्रेजेंस में अल्फा जो पहले से कम था वो और कम, तो इसका मतलब 1 माइनस अल्फा क्या होगा? नियरली इक्वल टू 1। तो सर यहां से लेंगे 10 की पावर -5 इज इक्वल टू 0.2 अल्फा। तो अल्फा बराबर 5 इंटू 10 की पावर -5। तो एक बात सुनो तो, देखो तो अल्फा है कितना कमजोर, 10 की घात -5 चल रहा है। बात समझ रहे हो? 5 का 1 लाखवां पार्ट लेना पड़ेगा हमको, नहीं समझे? 5 रुपए को 1 लाख भागों में बांटो, उतना डिसोसिएशन हो रहा है। तो समझ जाइए कि एक प्रकार से कुछ भी नहीं हो रहा है। क्लियर है मामला? तो एक बात बताइए, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट डालता है कॉमन आयन? डालता है। यहां पर जो आपने कॉमन आयन लगाया है वो कॉमन आयन कौन है? OH माइनस। तो कॉमन आयन इफेक्ट ड्यू टू OH माइनस। अगला हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक ही बात है। कौन कौन से फैक्टर अल्फा पर अपना प्रभाव डालते हैं? ये समझ में आया ना सर? सीधा फंडा है, आपको कहां से लेना है जो मेन है। और सुन लीजिए, ज्ञानी मत बनिएगा कि यार सर यहां 2 है, 2 वो नहीं है, जो यहां नीचे लिखा है ये OH आयन का कंसंट्रेशन है। अब पूरा उठा के वहां डाल देंगे। अच्छा यहां पावर आवर नहीं लेंगे उसकी, क्योंकि K जो KB जो लिखा जाएगा वो इसी इक्वेशन को देख के लिखा जाएगा, बस वैल्यू OH माइनस की जगह यहां से आ जाएगी। ठीक है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। देखो इधर, अब तुम जैसे डोलोगे
तो होता क्या है कि पेपर में, तुम तो दे चुके हो पेपर, वहीं से आ जाता है। जैसे तुम इसको अगर थक गए होगे तो यहीं से आ जाएगा। तुम तो एक बार दे चुके हो पेपर, तुमको तो अंदाजा लग ही गया होगा, चीजें नजर आ रही होंगी कि कुछ देख तो रहे थे, कुछ एमोटिव बता रहा था, इसे पाई में होता था, और एक कहेगा नहीं कुछ बताया था उसने एंटी बॉन्डिंग, तो हमने तो बॉन्डिंग ही नहीं पढ़ा, एंटी क्या होता है, अब वहां ध्यान नहीं आ रहा है तुमको, तो चले गए तुम। तो ये होता है, स्कूल में तैयारी करो, जो पन्ना साला छोड़ दो कि इससे नहीं आएगा, उसी से आ जाता है पेपर में। वो एक्चुअली में ऊपर वाला जानता है, और दिस इज कॉल्ड कर्मा। आपके द्वारा जो पाप आपने किए हैं उनका फल आपको मिल रहा है। कोई काम आप गलत कर रहे हैं, मतलब गड़बड़ हो रहा है, और आप रियलाइज कर रहे हैं, तो आप वो पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि ऊपर वाले ने आपको दे दिया है, हिसाब किताब पूरा हो गया है, एक चार्जशीट आपके नाम की फाड़ दी गई है कि लो। तो जनवरी वाले में अगर जो जो निपटा है तो तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया है। अब अच्छे कर्म करो तो पुराने वालों को कवर अप कर लो, वरना 1 माइनस अल्फा के तरीके तुम्हारा भी अल्फा 0 हो जाएगा और फिर 1 ले लिया जाएगा। वो तो देखे रहना है। पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सुनो, ज्यादा बकवास नहीं करेंगे इसमें, सीधी सीधी बात है, तुम हमको बताते चलो, तुम मनमुद्दी छात्र हो लेकिन इतने समझदार हो कि टेम्परेचर के इफेक्ट को समझ पाओगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर चीज ज्यादा टूटेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा बढ़ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, टेम्परेचर को बढ़ाने पर अल्फा बढ़ेगा। बोलो भैया, लेकिन प्रोसेस कैसा होना चाहिए, रिएक्शन एंडोथर्मिक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, एंडोथर्मिक। तो लिखिएगा किस रिएक्शन के लिए, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि लीच एटलियर आ जाता है ना बीच बीच में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात सुनो, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब ये है ना कि भाई ए बी लिया और ए बी ब्रेक हुआ, ए प्लस में और बी माइनस में, और यहां लिखा है कि प्रोसेस कैसा है, एंडो। मतलब क्या कि टेम्परेचर देने पर रिएक्शन हो रही है, यानी कि यहां पे टेम्परेचर कम है और यहां टेम्परेचर ज्यादा है। ये सब पढ़ा रखा है हमने, यहां टेम्परेचर कम है और यहां टेम्परेचर ज्यादा है। तो अब तुम मुझे सीधी सी बात ये बताओ कि अगर तुमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रिएक्शन कम की तरफ भागेगी, तो इसका सीधा सा मतलब है आगे भागेगी, तुम्हारा अल्फा बढ़ेगा। अगर एक्सोथर्मिक हुआ तो पलट जाएगा मामला। तो ये जनरली एप्लीकेबल किन रिएक्शंस के लिए, एंडोथर्मिक के लिए। क्लियर है मामला? तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर अल्फा बढ़ता है। लिखिएगा फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन या फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस of ionization on increasing the temperature degree of ionization increases। अच्छा, ज्यादातर टाइम में हम मानते क्या है कि एंडोथर्मिक। अरे यार, किसी चीज को तोड़ना है तो क्या कहोगे, सेब को काटना है तो चाकू लोगे ना, चाकू नहीं मिलेगा तो हाथ से फोड़ोगे ना, कि सामने रख दोगे, कहोगे कि हे भैया टूट जाओ, हमको खाने का मन कर रहा है। ऐसा नहीं होना है ना। तो प्रोसेस होते कैसे हैं, एंडोथर्मिक ही होते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगला है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, पॉइंट नंबर 2। ये सब पढ़ चुके हो तो। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब पानी भर दिया उसके अंदर। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, सीधा फंडा बोलो, डाइल्यूशन जितना ज्यादा, बोलो बे, वॉल्यूम तुमने उतना ज्यादा कर रखा है और अल्फा उतना ही ज्यादा, कम नहीं उतना ज्यादा। अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट बी। देखिए, अल्फा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट सी लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। तो इसका मतलब जितना ज्यादा डाइल्यूशन करोगे अल्फा का वैल्यू उतना ज्यादा होगा।
लिखो। तीसरा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर भी डिपेंड करेगा। जो आदमी टूटने आ रहा है वो कैसा है भाई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू ज्यादा क्यों होती है, जल्दी टूटता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत नहीं है गुरु। हाँ समझे रहे ना, क्योंकि तुम्हारी थ्योरी अपनी है और 2.5 घंटे के बाद तो तुम कुछ भी बना सकते हो इस समय। कुछ लोग क्या कहेंगे, यार ये क्या पढ़ा दिया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा कैसे ज्यादा हो गया। स्ट्रॉन्ग है वो नहीं टूटेगा। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है आयंस में टूटना। स्ट्रॉन्ग का मतलब है आयन में टूटने की प्रवृत्ति स्ट्रॉन्ग है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयन में टूटना, वीक का मतलब आयन में टूटने की जो उसका मन है वो कमजोर है, वो टूटना नहीं चाहता, मन मार के टूटेगा, ये मतलब है। तो क्या हम लिखेंगे यहां पर कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ऐसे लिखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ज्यादा होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कम होता है। इसमें तो कोई समस्या नहीं है। बस हमको ये पता है कि स्ट्रॉन्ग के लिए 1 होता है यानी पूरा टूटेगा, और वीक के लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। सारे फैक्टर्स लिखवा रहे हैं जिससे कि आपको चीजें पेपर में अगर आएगा तो आता ही है, आपको पता रहे क्या बात सही है क्या गलत लिखी गई। चौथी प्रॉपर्टी जिसमें हम तोड़ रहे हैं, जिस मीडियम में तोड़ रहे हैं उस मीडियम का भी तो योगदान होगा। क्या ये बताइए, मीडियम का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना बड़ा हथौड़ा लेके बैठा है। या ऐसे मान लो, अब दूसरी तरीके से पढ़ा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम मतलब उस मीडियम के पास उतना तगड़ा हथौड़ा है, आप उसके सामने इलेक्ट्रोलाइट लाए, बॉन्ड में मारेगा, खटाक से तोड़ देगा। इसीलिए वाटर एक अच्छा सॉल्वेंट है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी अल्फा डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 4, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा ये बताओ इधर, आयनिक कंपाउंड है, मतलब सॉरी आयंस में तोड़ना है, आयन में तोड़ना है मतलब चार्ज लाना है, चार्ज अगर लाना है मतलब पोलरिटी की बात करेंगे। तो पोलर वाली चीजें पोलर में सॉल्युबल होती हैं। तो NaCl को लेके गए और सोडियम क्लोराइड को उठा के हमने पानी में अगर डाला तो थोड़ी देर में गायब मिलेगा। वही सोडियम क्लोराइड अगर हमने सरसों के तेल वाली शीशी में डाला तो नीचे जाके बैठा हुआ मिलेगा और पड़ा रहता है हमेशा। बोलो बे, तुम गांव देहात से ही आए हो ना। हाँ, इसमें कोई शर्म नहीं है, देखते होगे नमक डाला जाता है तेल के अंदर। तो इसका मतलब वो क्या है, तेल क्या है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या बोले पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है बात। तो नीचे लिखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स शोज मोर आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स शोज मोर आयनाइजेशन in presence of polar solvent, in presence of polar solvent, in compare to non-polar solvent, in compare to non-polar solvent, because for polar solvent, because for polar solvent dielectric constant is greater, because for polar solvent dielectric constant is greater or probably high, so it's attract opposite ion rapidly, so it's attract opposite ion rapidly। मतलब वाटर है, NaCl डाला, Na+Cl- को खटाक से पकड़ लेगा क्योंकि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। बात समझ में आ रही है नहीं?
अब पकड़ना मतलब बॉन्ड को ब्रेक करना, एक ही बात है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगला कॉमन आयन इफेक्ट। तो इधर सुन लो, पोलर सॉल्वेंट में अल्फा ज्यादा और नॉन पोलर में कम नहीं, यही नहीं, बहुत कम। पांचवा कॉमन आयन इफेक्ट। चलो गुरु शुरू हो जाओ। अब तुम मुझे बताओ, कॉमन आयन अगर आएगा तो वो क्या सामने वाले को क्या करेगा, उदास कर देगा? बेचारा थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा था, बात समझिएगा। और एक आदमी आया और उसने धड़ाम से H प्लस OH माइनस उड़ेल दिया। इसका सीधा सा मतलब है क्या कि आपको लगेगा कि वो सारा H प्लस या OH माइनस उसी से आया है। बोलिए सर। तो इसका सीधा सा फंडा है कि उसका आयनाइजेशन अब जितना पहले होता था उतना नहीं होगा। नीचे लिखिएगा, कॉमन आयन इफेक्ट indicated by weak electrolyte in presence of strong electrolyte. Weak electrolyte in presence of strong electrolyte. Weak electrolyte in presence of strong electrolyte. देखो भैया, क्या कॉमन आयन हो गया है? बना लीजिए, बना लीजिए दोनों डायग्राम। H प्लस कॉमन हो गया, अब इसमें क्या हुआ ये सुनना। पहले H प्लस थोड़ा थोड़ा टूट रहा था, कॉमन आयन आने इफेक्ट लगने की वजह से एक आदमी आया और उसने आके पूरा ड्रम उड़ेल दिया सर। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट लगने पर बढ़ता है या घटता है, तो सुनो, पहले तो ये लल्लू थे, थोड़ा थोड़ा दे रहे थे, इसने ड्रम उड़ेला तो कंसंट्रेशन बढ़ा। किसकी वजह से? इन्होंने डाला ना, तो बढ़ा ही हुआ मानेंगे। अल्फा बढ़ता है या घटता है? घटता है, क्योंकि भैया अब ये मक्कार बन जाएंगे, कहेंगे जब तुम सब दे रहे हो तो 19 ले लो जाके, हमको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब तुम्हारी तरीके, कॉमन आयन इफेक्ट तुम पे हमेशा लगा रहता है, वही चीज यहां है। लिखिएगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, यहां पे एग्जांपल के तौर पे ब्रैकेट में लिख लो H प्लस कंसंट्रेशन इंक्रीजेस सो बैकवर्ड रिएक्शन। अब इधर सुनो, मैंने क्या बताया था, कॉमन आयन अगर हो गया तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ली चैटलियर के हिसाब से रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड। बैकवर्ड अगर जाएगी तो अल्फा क्या होगा? घट जाएगा। तो लिखिएगा, सो बैकवर्ड रिएक्शन विल प्रोसीड, so backward reaction will proceed, so alpha will decreases, so alpha will decreases। और वो कहानी वही है कि वो अपने आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू को कांस्टेंट ही रखना चाहेगा, उसके लिए वो पीछे की तरफ भागेगा रिएक्शन को लेके। आगे लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2, इन क्वेश्चन ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट, common ion will mainly obtained from, common ion will mainly obtained from strong electrolyte। कॉमन आयन किससे लिया जाएगा? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है बात? तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी।